guys, welcome back to my channel. This is the second video of all the important MCQ that are being asked in the SPM exam recently. This is second chapter, managerial remuneration. In this chapter we have to pay close attention to the calculation of effective capital, and इनमें से हम लोग नेट प्रॉफिट्स एंड इफेक्टिव कैपिटल में से कितना परसेंट रेम्यूनरेशन अपने डायरेक्टर्स को दे सकते हैं उन सब के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस इन द कंपनी, उस टाइम पे हम लोग कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं अपने डायरेक्टर्स को. सो द फर्स्ट रूल सेज दैट जितना भी नेट प्रॉफिट है उसमें से हम टोटल रेम्यूनरेशन मैक्सिमम 11% ही दे सकते हैं. एंड 11% से अगर ज़्यादा देना है हमें तो वी हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि ये स्पेशल काम है इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है. अब कुछ केसेस हैं, जैसे मान लो कि अगर कंपनी में सिर्फ एक ही एमडी है या फिर बोलो एक ही होल टाइम डायरेक्टर है कोई, देन उसको हम लोग 5% तक दे सकते हैं. ठीक है, अकेले होल टाइम डायरेक्टर या एमडी को, अगर सिर्फ वन है. बट अगर एक से ज़्यादा एमडी या डब्ल्यूटीडी है हमारी कंपनी में तो टोटल सबका मिला के 10% ही होगा. सबको 5% ईच दो, चाहे जैसे मर्जी दो, लेकिन टोटल 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है. एंड बाकी जितने भी डायरेक्टर्स बचे हैं फिर उनका टोटल 1% ही हो सकता है अपने नेट प्रॉफिट का. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. एंड देन टोटल सब डायरेक्टर्स का मिला के 11% से एक्सीड नहीं कर सकता. 11% ऑफ व्हाट? ऑफ नेट प्रॉफिट. ठीक है. तो एक और केस है यहाँ पे, व्हाट इफ़ किसी कंपनी में डब्ल्यूटीडी और एमडी है ही नहीं, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर डायरेक्टर है ही नहीं, तो उस कंपनी में क्या करेंगे, जितने भी बाकी डायरेक्टर्स है, अदर्स डायरेक्टर हैं, उनको 1% की जगह हम लोग 3% रेम्यूनरेशन दे सकते हैं. 3% ऑफ अगेन नेट प्रॉफिट. ठीक है. देन नेक्स्ट है कि अगेन ये मैंने बता दिया कि अगर 11% से ज़्यादा हमें रेम्यूनरेशन देनी है तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरल मीटिंग में एसआर पास करके 11% की लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इफ़ नेट प्रॉफिट है ही नहीं कंपनी में, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? क्या हम रेम्यूनरेशन नहीं देंगे डायरेक्टर्स को, उनकी सैलरी नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. हम लोग फिर उस केस में प्रॉफिट को इग्नोर मारेंगे, इफ़ेक्टिव कैपिटल देखेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि अगर इतनी इफ़ेक्टिव कैपिटल है तो हम कितना पे आउट कर सकते हैं क्या डायरेक्टर्स को. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से टेबल. सो ये है कि अगर नेगेटिव कैपिटल है से लेके 5 करोड़ तक की हमारी इफेक्टिव कैपिटल है, तो टोटल रेम्यूनरेशन जो पे आउट कर सकते हैं हम ईयरली, दैट इज़ 60 लाख ओनली. सारे डायरेक्टर्स का मिलाकर है ये, नॉट जस्ट वन. ओके. एंड देन उसके बाद है कि 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है तो 84 लाख दे सकते हैं. 100 करोड़ टू 250 करोड़ के बीच में है देन 120 लाख. अब देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स अगर पूरा 100 करोड़ है टोटल तो वो 120 लाख देगा. इक्वल्स टू यहाँ पे है वो. ठीक है. एंड देन इफ़ मोर देन 250 करोड़ है देन 120 लाख प्लस जितना भी एक्सेस अमाउंट है 250 से उसका 0.01%. ठीक है, इतना हमारा निकल के आएगा उनका रेम्यूनरेशन. अब ये इफ़ेक्टिव कैपिटल है क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. इफ़ेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन, इसमें हम लोग पेड अप कैपिटल लेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं उनको प्लस करेंगे, देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को प्लस करेंगे. एंड एग्ज़ाम में ना इधर एक क्वेश्चन बोल देता है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व भी है कंपनी में, तो हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व को इग्नोर मारना है, उसको कुछ नहीं करना है. ठीक है. देन जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, डेप्रिसिएशन है, उसको हम माइनस करेंगे. देन जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं उनको माइनस कर देंगे. एंड जितने भी लॉन्ग टर्म लोन है, लोन की बात कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म की, सिर्फ शॉर्ट टर्म को नहीं देखेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म है उनको ऐड करेंगे. एंड देन इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करेंगे, तो जो भी निकल के आएगा वो हमारा
इफेक्टिव कैपिटल होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बता रही हूँ, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व दे देंगे, उसको इग्नोर मारना है। ऑल्सो एक और चीज़ क्या करते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख देते हैं क्वेश्चन में कि ऑथोराइज कैपिटल इतना है एंड पेड अप शेयर कैपिटल इतना है। ऑथोराइज को भी गोली मारो, इसको इग्नोर मारो, हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है छोटा सा कि जो भी अगर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी को हम दे रहे हैं, किसी डायरेक्टर को सैलरी में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भी दे रहे हैं, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे रेम्यूनरेशन में। ठीक है, उसको इग्नोर मारेंगे, ऐसे मान के चलेंगे कि कंपनी की तरफ से गिफ्ट है ये उनको, हम उसको रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। मतलब ये जो भी हम लिमिट्स देख रहे हैं ऊपर, ये वाली या फिर 11% वाली लिमिट, इसमें हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम को। लेकिन अगर कोई भी डायरेक्टर को गिल्टी माना जाता है कि वो कोई फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको निकाला जा रहा है, उस टाइम पे जो हम रेम्यूनरेशन करेंगे तो उसमें उसको काउंट करेंगे हम। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। द क्वेश्चंस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपनीज ऑब्लिगेशन if its financial statements are restated due to fraud or non-compliance. Okay, this is also very important. अब बोलते हैं कि अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंपनी की, बैलेंस शीट वगैरह जो है, अगर वो किसी भी वजह से वापस ठीक करनी पड़ी या फिर से बनानी पड़ी, कुछ चेंजेस लेके आने पड़े, किस वजह से, या तो फ्रॉड की वजह से या कोई नॉन कंप्लायंस की वजह से, तो उस केस में जो भी कंपनी का क्या ऑब्लिगेशन है, तो कंपनी की इसमें ऑब्लिगेशन है कि जितने भी उन्होंने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे करी है एक्स्ट्रा एक्सेस में, तो उसको हमें वापस रिकवर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 60 लाख रुपीस दे दिए किसी बंदे को, किसी डायरेक्टर को, लेकिन एक्चुअल में जब नई बैलेंस शीट बनी फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस के बाद, तो उसके हिसाब से बोल रहे थे कि सिर्फ 50 लाख रुपीस ही देनी थी उनको, तो जितना भी एक्सेस 5 लाख रुपीज़ है वो हम उनसे रिकवर कर सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर तक। ठीक है, कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती कि चलो छोड़ो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चले गए तो उसको वेव ऑफ कर दो, नहीं, हम उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते अनलेस हम उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, देन what resolution is required to appoint a person who has attained the age of 70 as a managing director, whole time director और a manager। ठीक है, तो इसलिए वो अब एक और रूल था हमारा कंपनीज एक्ट में कि कोई भी डायरेक्टर है उसकी एज लिमिट 21 से लेके 70 के बीच में होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी डायरेक्टर हो, एमडी, मैनेजर। ठीक है, लेकिन अगर वो 70 साल का हो गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी रखना है कि नहीं चलो इसी को रहने दे, तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए लोगों को कि कोई बंदा है वो डायरेक्टर बना है एट द एज ऑफ फॉर एग्जांपल 68, तो जब भी कोई डायरेक्टर बनता है तो वो 5 साल के लिए बनता है हमेशा। ठीक है, तब वो देखो अपने जब 5 साल कंप्लीट कर रहा होगा तो बीच में ही तीसरे साल में ही वो 70 ईयर्स का हो जाएगा, आई मीन सेकेंड ईयर में ही वो 70 ईयर्स का हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको निकालना पड़ेगा इसकी पोजीशन से, डायरेक्टरशिप से। तो द आंसर इज़ कि हम इसको निकाल भी सकते हैं या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको रहने भी दे सकते हैं कि नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट बंदा है, हमें इसके रीजंस देने पड़ेंगे कि नहीं हमें इसी बंदे को रखना पड़ेगा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अर्लीएस्ट अ मैनेजर डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड। ठीक है, अब देखो ये समझो पहले कि मान लो कि कोई बंदा यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, ठीक है, 5 साल के लिए हुआ है वो, ये पूरा 5 साल का पीरियड है, यहाँ पे इसकी एंड हो जाएगी टर्म, यहाँ पे बिगिन हुई थी, तो कितनी जल्दी वो फिर से रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं ना हम लोग अगेन 5 ईयर्स के लिए, एंड देन 3 ईयर्स का कूलिंग आता है। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन कितनी जल्दी से जल्दी डाल सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ पे लगा था यहीं पे हमने डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। जब साल ख़त्म होने वाला है उसके सिर्फ 1 साल से पहले पहले, मान लो ये 4th ईयर है, ठीक है, 4th ईयर यहाँ पे शुरू है, तो सिर्फ इतने पीरियड में हम कभी भी उसका रीअपॉइंटमेंट लेटर डाल सकते हैं। ठीक है, 4th ईयर मतलब रीअपॉइंटमेंट कैन नॉट
बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, चौथे साल से पहले पहले, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन लिमिट फॉर एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इन अ कंपनी विद एडिक्वेट प्रॉफिट। अब देखो, जो हमने शुरू में समझा था उसी से रिलेटेड है कि अगर एडिक्वेट प्रॉफिट्स है कंपनी में, सही सब बढ़िया चल रहा है, तो कितने परसेंटेज हम लोग उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? मैक्सिमम। ठीक है, रेम्यूनरेशन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर एक एमडी वगैरह है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 1 डायरेक्टर है, 1 एमडी से ज़्यादा लोग हैं, तो उसको टोटल में हम 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे अदर डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, एमडी होल टाइम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम मैक्सिमम 10 ही दे सकते हैं, एंड बाकी 1% अदर डायरेक्टर्स के लिए होता है, एंड देन टोटल 11 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इफ़ अ कंपनी हैज़ एन इफेक्ट, देखो ये मैं बोल रही थी, जैसे इफ़ कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल 325 करोड़ है, ठीक है, एंड कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। देखो, जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होते हैं तभी इफेक्टिव कैपिटल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अदरवाइज तो हम प्रॉफिट पे दे ही रहे थे रेम्यूनरेशन। ठीक है, अगर 325 करोड़ का रेम्यूनरेशन है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितनी होगी? जैसे हमने पढ़ा था, अगर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या करते हैं, 120 लाख प्लस जितना भी एक्सेस है उसको 0.01%। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसका आंसर ये आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर द बोर्ड टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ होल टाइम डायरेक्टर और केएमपी। कोई भी अगर है होल टाइम में तो उसकी वैकेंसी कब तक फिल करनी पड़ेगी? तो इसकी वैकेंसी हमें फिल करनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ्स ऑफ द वैकेंसी। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अगर कोई विमेन डायरेक्टर है, विमेन डायरेक्टर के केस में वैकेंसी कब फिल होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो 3 मंथ्स या फिर जो भी नेक्स्ट एजीएम आने वाली है उससे पहले, विच एवर इज़ लेटर, जो भी बाद में, उससे शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए। अब सीएफओ क्या होता है? फाइनेंशियल लीड होता है कंपनी का। सीएस कौन होता है? कॉरपोरेट कंप्लायंस के लिए से कंपनी सेक्रेटरी रखते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनी के लिए। ठीक है, छोटी कंपनीज में तो कोई भी सीएस, कॉरपोरेट कंप्लायंस के लिए हम किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी में इट मस्ट बी अ सीएस। पे कौन होते हैं कि मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं? अब डेफिनेशन के हिसाब से ही बता रही हूँ मैं आपको। इट इंक्लूड्स सीईओ ऑफ द कंपनी, एमडी, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस एंड ऑल द ऑफिसर्स 1 लेवल बिलो होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप थोड़ा सा देख लेना। देन होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? जो होल टाइम होता है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, पूरा पूरा एम्प्लॉय की तरह रहता है कंपनी में वो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मैनेजर कौन होता है? अ पर्सन हु मैनेजेस होल या फिर सब्सटैंशियली होल ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, जो ज़्यादातर सारी कंपनी के अफेयर्स को संभालता है। अब एक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है फिर? मैनेजिंग डायरेक्टर एक वो डायरेक्टर होता है जिसके पास पावर्स होती है सब्सटैंशियली ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज अफेयर। ठीक है, अब मैनेजर और एमडी में क्या फ़र्क है? सिर्फ छोटा सा फ़र्क है कि मैनेजर कोई भी बन सकता है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर ही होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रूल इसके लिए कि अब कंपनी में या तो एक डायरेक्टर होगा, सॉरी, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या फिर एक मैनेजर होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का काम तो सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि एक डायरेक्टर है, एक नॉर्मल कोई भी बंदा है अलग से। ठीक है, सो अ कंपनी कैन नॉट अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। ओके, नेक्स्ट। लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी बोल देता है कि कैन कंपनी हैव एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर एट द सेम टाइम? यस, ऑफ कोर्स दे कैन हैव इट। ठीक है, अब एक होल टाइम डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन है। ही कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन 1 कंपनी साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने किसी भी होल टाइम डायरेक्टर को फुल एम्प्लॉयमेंट में किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को रखा है, केएमपी की मैनेजरियल पर्सन, मतलब इम्पोर्टेंट कोई बन रहा है, उसकी पोजीशन मैंने दी है, तो क्या वो किसी और ऑफिस में जाके सेम टाइम पे काम कर सकता है? देखा जाए तो मैंने होल टाइम तभी रखा ना ताकि
मैं उसको फुल टाइम पे रख सकूँ, उसका ध्यान इधर उधर ना हो, ठीक है। तो होल टाइम डायरेक्टर कोई भी हो, वो एक से ज़्यादा कंपनी में काम नहीं कर सकता है अनलेस वो सेम कंपनी की सब्सिडरी हो। सेम कंपनी की सब्सिडरी में कोई भी होल टाइम डायरेक्टर काम कर सकता है, लेकिन कोई अलग कंपनी में नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, दे कैन बी अपॉइंट, यस अगेन यही वाली चीज़ कि वो दूसरी कंपनी में हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं, चलो ठीक है, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, बोर्ड की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ता है फिर। अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज MD in two companies at the same time unless it is approved by यूनानिमस रेजोल्यूशन। ये देखो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, यूनानिमस रेजोल्यूशन से हम लोग एक पर्सन को एक से ज़्यादा कंपनी में MD रहने के लिए परमिशन दे रहे हैं, डायरेक्टर्स ही देंगे क्योंकि डायरेक्टर लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो MD अगर हमने करना है तो यूनानिमस रेजोल्यूशन करना पड़ेगा एक से ज़्यादा कंपनी में रहने के लिए उसको, और होल टाइम डायरेक्टर को अगर एक से ज़्यादा कंपनी में रहने की परमिशन देनी है तो बोर्ड की रेजोल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। और MD के लिए यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी टाइप का डायरेक्टर है, तो वो अपॉइंट कैसे होता है, कौन अपॉइंट करता है उनको, तो आंसर है इसका, दे आर अपॉइंटेड इन बोर्ड मीटिंग बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। एंड मतलब उसके साथ साथ शेयर होल्डर का भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन तब चाहिए होता है हमें स्पेशल शेयर होल्डर्स का जब हम कोई भी डायरेक्टर मोर देन 70 ईयर्स का करते हैं, ठीक है। नाउ टर्म अगेन वही, कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो 5 साल के लिए होता है, एंड अगेन रीअपॉइंट हो सकता है 5 ईयर्स के लिए, एंड देन कूलिंग पीरियड फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दी थी 21 से 70 ईयर्स, 70 से ज़्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। एंड अगर स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं है हमारे पास कि सबने नहीं वोट किया 3/4, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन में हमें 3/4 की मेजोरिटी चाहिए होती है ना, अगर वो नहीं है हमारे पास तो हम कैसे रखें 70 साल के किसी इंसान को एज डायरेक्टर, तो हम क्या करेंगे उस केस में, मेजोरिटी जितने भी लोग वोट कर रहे, मतलब मेजोरिटी मतलब 51% लोगों की वोट ले लेते हैं, प्लस साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करा लेते हैं, ठीक है। तो हम 70 साल के किसी इंसान को रख सकते हैं एज डायरेक्टर। नेक्स्ट है, बाय व्हाट अथॉरिटी इज अ होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंटेड, ठीक है, कोई भी अगर कौन सी अथॉरिटी है जो होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय अगेन वही जो हमने किया था, बोर्ड रेजोल्यूशन से करते हैं। अब बोर्ड रेजोल्यूशन जो हमने ये वाला पढ़ा था ना, यही चीज़ है वो, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में, एंड इसके अंदर क्या होता है, सब कुछ डिटेल होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी अपॉइंटमेंट की, एंड रेम्यूनरेशन कितना पे करेंगे, सब डिटेल होती है। एंड अंडर व्हाट कंडीशन मस्ट एन एम्प्लॉइज नेम बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर रेम्यूनरेशन रिसीव, कि अगर कोई भी हम बोर्ड रिपोर्ट जाती है, बोर्ड रिपोर्ट में देखो सिर्फ डायरेक्टर्स की बात होती है मोस्टली, ठीक है, या उनके डिसीजन है एक्सेट्रा, लेकिन ऐसी कौन सा कंडीशन है जब किसी एम्प्लॉई का नाम हम उसमें इंक्लूड करेंगे रेम्यूनरेशन के हिसाब से, ये लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। इसमें यह है कि जब भी कोई एम्प्लॉई जिसकी रेम्यूनरेशन या सैलरी बोलो 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसका नाम बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। मतलब ये बोल लो कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारी लिस्टेड कंपनी का ये एम्प्लॉई है, इसकी सैलरी जो है वो 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा है, तो उन सब का नाम वहाँ पे हम रिपोर्ट में डालेंगे, ठीक है। विच कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अब कौन सी कंपनी को मैंडेटरी नहीं है, देखो लिस्टेड कंपनीज को तो होता ही, ऑब्वियस सी बात है। एंड अदरवाइज भी किसी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से नीचे है, लेस देन 10 करोड़ को CS रखने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन 10 करोड़ या इक्वल्स टू भी 10 करोड़ है तो उनको CS रखना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ person as managing director valid if they were appointed as an additional director in the same board meeting, the answer is yes कि appointment valid है, कि
एक ही एमडी को हम एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था कि जब भी हम कोई भी इफ़ेक्टिव कैपिटल के हिसाब से जो रेम्यूनरेशन देते हैं, हमने जो पढ़ा था ना कि 250 करोड़ से ज़्यादा है तो 120 लाख प्लस 0.01% रेम्यूनरेशन, वो सब जो टेबल था, वो कौन सा शेड्यूल है, वो किस शेड्यूल के हिसाब से देते हैं। तो आंसर एक तो शेड्यूल 4-5 था उसका आंसर, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। एंड इसमें भी अगर मान लो कि टोटल रेम्यूनरेशन जैसे मैंने बोला कि 60 लाख है, ठीक है, तो इसको हम किस बेसिस पे देंगे सारे पार्टनर्स को, नॉट पार्टनर सॉरी, डायरेक्टर्स को। तो आंसर है प्रो राटा बेसिस पे हम लोग उनको देंगे ये चीज़ें, ठीक है। एंड प्रो राटा बेसिस कैसे, मतलब अगर मान लो किसी बंदे ने 12 महीने काम किया तो उसको 12 महीने की ही सैलरी मिलेगी, 4 महीने काम किया तो 4 महीने की ही देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर भी हम उसको 60 लाख ही देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंड 60 लाख तो हमारी लिमिट है, ठीक है। जितना काम किया उतनी तो देंगे हम उनको सैलरी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर वेविंग द रिकवरी ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन। देखो जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हमें रीस्टेट करना पड़ा कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस की वजह से, तो उस केस में जितना भी एक्सेस अमाउंट हमने दे दिया है रेम्यूनरेशन का, तो वो हम लोग वेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो रहने दो, हमें नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो लेकिन ये हम लोग वेव कर सकते हैं, अगेन एक्सेप्शन होता है हर रूल का, कि अगर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया विद इन 2 years फ्रॉम द डेट द सम बिकम्स रिफंडेबल, ठीक है। कि अगर हमने मान लो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट हुई थी, तो यहाँ से 2 साल के अंदर अंदर हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो वेव कर सकते हैं। नॉर्मली वो वेव नहीं करना होता, लेकिन हम कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर कौन क्या किसी को बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैन अ मैनेजिंग डायरेक्टर claim compensation for the loss of office if their service agreement is terminated by tribunal other order under section 242? The answer is no। कि अगर मान लो, आप खुद ही बताओ, अगर कोई भी बंदे को हम खुद निकाल रहे हैं, ठीक है, कि भाई उसने फ्रॉड किया है कोई या कुछ भी, उसकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, तो हम उसको निकाल रहे हैं, तो क्या हम उसको कॉम्पनसेशन देंगे? सिंपल सी बात है, नहीं यार, हम क्यों देंगे उसको कॉम्पनसेशन, ठीक है। कि अगर कोई भी उसका लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। हम उसको कॉम्पनसेशन तभी देते हैं कि जब कंपनी उसको, मतलब वो रेजिग्नेशन दे रहा है या कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब कंपनी उसको निकाल रही है जब, ठीक है, मतलब बिना कोई फ्रॉड के। इन अदर केसेस कॉम्पनसेशन, अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत, कि अब कॉम्पनसेशन हर किसी को नहीं दिया जाता। यहाँ पे कॉम्पनसेशन हम बात करें सिर्फ एमडी की या मैनेजर, देखो इनमें से तो एक ही हो सकता है कंपनी में, ठीक है, और कोई भी होल टाइम डायरेक्टर है, सिर्फ उसी को देते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रैम कॉम्पनसेशन भी कितना दे सकते हैं हम, ठीक है। कि मान लो अब उसका पहले तो लास्ट 3 साल की सैलरी का एवरेज निकाल लेंगे हम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या तो 3 साल से, या फिर जितना उसका अभी पीरियड बचा था टर्म का, ठीक है, वो दोनों में से जो भी शॉर्ट होगा उतना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 2 महीने का बचा था उसका टर्म, कि 2 महीने और उसको काम करना था, लेकिन उससे पहले ही उसको हमने हटा दिया, तो उसका कॉम्पनसेशन कितना होगा? लास्ट 3 साल में जितनी भी उसकी सैलरी ली है उसका एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स, ठीक है। एंड अगर मान लो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ उसने लास्ट 3 साल काम ही नहीं किया, अभी तक सिर्फ एक ही साल काम किया है, तो उस एक साल का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ सेक्रेटेरियल ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ लिमिट याद रखनी है। देखो जब भी कोई लॉ बनता है लिस्टेड कंपनी तो फंसती ही फंसती है उसमें, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी के अलावा जितनी भी पब्लिक कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, टर्न ओवर 250 करोड़ और मोर, या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग है 100 करोड़ और मोर, दैट मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50 करोड़, यहाँ पे मोर देन इक्वल्स टू दोनों है, ठीक है। टर्न ओवर 250 और मोर, एंड देन आउटस्टैंडिंग डेट मोर देन
100 करोड़ और मोर, ठीक है। देन नेक्स्ट, KMP कौन कौन सी कंपनी में अपॉइंट करना पड़ता है, मैंडेटरी है। अगेन लिस्टेड कंपनी को फंसा दो। अनलिस्टेड में जितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ और मोर है, उन सब में की मैनेजरियल पर्सन अलग से रखना मैंडेटरी है, ठीक है। थोड़ा लिमिट आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत घुमाता है ICI फिर। यस, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, एंड जो भी आपको सजेशन या कुछ भी बताना है आप कमेंट में बता सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।